ये सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 का है और इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित, जो वीडियो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी है? आप भी कमेंट बॉक्स में इनका सही आंसर क्या होगा वो सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप भी साथ साथ लिखते हुए आगे बढ़े। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो केवल और केवल 15% तक सीमित कर दी थी? ठीक है, काफी बार प्रश्न पूछा गया है। तो 90 जो जितने होते हैं ये दोनों जगह देख सकते हैं आप, लोकसभा पूछा है तो इसकी जगह विधानसभा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो विधानसभा में भी सेम ही है, कुल सदस्य संख्या के 15% ही होगी। यानी कि राजस्थान के अगर विधानसभा की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? टोटल 200 सीटें हैं और 200 सीटों का 15% कितना होता है? ठीक है, 200 का 15% 30 हो गया। यानी कि राजस्थान में 30 से ज्यादा मंत्री है वो हो ही नहीं सकते। और न्यूनतम कितनी है? न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित बिल्कुल 12 है, न्यूनतम 11 प्लस 1 ये है न्यूनतम और अधिकतम है 15% तक। ठीक है, तो न्यूनतम प्रतिशत नहीं है, न्यूनतम तो केवल 12 है और अधिकतम 15%। 15% से ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। ऑप्शंस जो 3 नंबर विकल्प है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? यानी कि राज्य में विधान परिषद की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, यानी कि विधान परिषद किस प्रकार का होगा, अधिकतम सदस्य कितने होंगे विधान परिषद में, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे, ये बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में कही गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दीजिए, क्या होगा उत्तर? अनुच्छेद 170, 71, 72 और 73। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 171। यानी कि राज्य की जो विधान परिषद है उसकी संरचना कैसी होगी? तो राज्य की विधान परिषद के संबंध में कहा गया है कि अगर संबंधित राज्य का विधानमंडल ये चाहे कि राज्य की जो विधान परिषद भी राज्य में होनी चाहिए, तो उपस्थित जो सदस्य है उनका बहुमत और पूरा जो सदस्यों की संख्या है विधानसभा की, उस सदस्यों की संख्या की बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 अगर मत के माध्यम से प्रस्ताव पारित हो जाता है और वो संसद में भेज दिया जाता है, तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का भी गठन है वो किया जा सकता है। और विधान परिषद के गठन के संबंध में भी आपको ध्यान में रखना है कि विधान परिषद में मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो कितनी होगी? न्यूनतम 40 होगी। ठीक है, और अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की 1/3 यानी कि विधानसभा के सदस्य है उनकी 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 66। 1/3 का मतलब होता है 33%। तो 200 का 33% कितना होता है? 66। ठीक है, तो 170 में तो विधान परिषद की संरचना बताई गई है और 170 में अगर बात करें तो विधानसभा की संरचना। ठीक है, विधानसभा की संरचना की बात कब गई, किस में कही गई है? 170 में कही गई है। और विधानसभा में न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, 60 से कम नहीं होंगे। और अधिकतम कितने होंगे ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में। ठीक है, इसके अलावा बात करें 172 की, तो ये जो अनुच्छेद है 172, इसमें राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया है। और 173 में राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता क्या होगी उसके बारे में बात कही गई है। तो ये ध्यान में रखिए, एक बार पुनः दोहरा देता हूं। 170 में विधान सभा की संरचना, 172 में विधान परिषद की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना, 172 में राज्यों के विधानमंडल का अवधि क्या होगी उसके बारे में है, टाइम पीरियड के बारे में है। और 173 है विधानमंडल
कि सदस्य के लिए अर्हता क्या रहेगी, इसके बारे में 173 में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? राजेंद्र बालिया, प्रकाश टाटिया, एन माथुर, नगेंद्र कुमार जैन। देखिए मित्रों, हमने अगर 2021 के हम पेपर देखेंगे तो इन पेपरों में कुछ एक सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि सीधे तौर पर हम उन्हें सही नहीं कर सकते हैं। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में पूछा है, तो राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से न्यायाधीश राजस्थान के मंत्री रह चुके हैं? तो इस प्रकार के प्रश्न, और ये जो प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अन्य राज्यों का उच्च न्यायालय रह चुके हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो इसको इंटरलिंक करते हुए हमें थोड़ा बहुत देखना होगा। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें, चाहे मुख्यमंत्री का चैप्टर पढ़ें, तो मुख्यमंत्री के चैप्टर में आप ये भी आपको पढ़ना है। जैसे राज्यपाल पढ़ा, तो राज्यपाल अदर कौन से स्टेट के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा सा देखना होगा आपको। तो इसमें देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन क्या होगा? एन माथुर। ठीक है, सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। तो ये हम मुख्यमंत्री की जो लिस्ट देखेंगे, पूरी की पूरी राजस्थान के मुख्यमंत्री जब हम पढ़ते हैं तो उनकी लिस्ट देखेंगे, तो उनसे हमें पता चलेगा। एक तो आपको सीक्वेंस याद करना होगा कि कौन से मुख्यमंत्री के बाद में कौन मुख्यमंत्री है वो बने हैं, और दूसरी बात है, मोटे तौर पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन कौन व्यक्ति है राजस्थान में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कौन कौन है जो राज्यपाल रह चुके हैं, कौन कौन है मुख्य सचिव रह चुके हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा हमें देखना होगा, क्योंकि हम ये जो प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे हैं, प्रश्नों को देख रहे हैं, तो इनसे हमें ये चीज पता चलती है कि किस प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछने के ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में। दो ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं और अब तक सबसे ज्यादा समय अवधि तक मुख्यमंत्री है वो रहे हैं। ठीक है, लगभग 17 साल और 4 बार इन्होंने शपथ ली है। सबसे ज्यादा अगर शपथ की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया ही होंगे। ठीक है, और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और एक आपको ध्यान में रखना है कि टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री का पद छुड़वा करके इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया, और उनके बाद में जयनारायण व्यास है वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो यहाँ पर 2 नंबर होगा मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में। और बरकतुल्ला खान के संबंध में ध्यान में रखिए, ये राजस्थान के प्रथम माइनॉरिटी मुख्यमंत्री है, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है बरकतुल्ला खान। ठीक है, नेक्स्ट पेपर है, ये 14 सितंबर 2021 की परीक्षा जो सब इंस्पेक्टर की हुई थी, ये वाला पेपर है। प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन कौन से स्टेट्स में है? 1 नंबर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। 2 है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको ये तो भली भांति पता है कि राजस्थान में तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है नहीं, तो 1 वाला भी कट गया, इसके बाद में 4 वाला भी कट गया। और ये भी आपको पता होगा गोवा में नहीं है, तो यहाँ पर 2 विकल्प वाला राइट हो जाएगा। भारत के 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसके अलावा कौन सा है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना था कौन? तेलंगाना। तो ये राजस्थान के भारत के 6 राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। द्विसदन कौन कौन से? एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा की संरचना कहां पर है? 170 में। विधान परिषद की संरचना 171 में। ठीक है, तो यहां पर 2 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कि राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। यानी कि ग्राम सभा की अगर विशेष बैठक बुलानी हो, ये जो एक्ट है 2011 वाला, इस एक्ट के तहत राजस्थान पंचायती राज नियम 2011 के अंतर्गत किस सिचुएशन में एक विशेष बैठक है वो बुलाई जा सकती है। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्यों इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ग्राम सभा के कुल सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, यानी कि एक गांव में वो लोग जो जिसका जो नाम है वो निर्वाचक नामावली में है, जो वोट दे सकते हैं पूरे गांव के, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में कम से कम 5% या फिर 25 सदस्य सचिव को लिखित में सूचना दे देते हैं तो विशेष बैठक है वो बुलाई जा सकती है। तो 1 नंबर वाला करेक्ट है, 5% और 25। ठीक है। अगला है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, कौन सी विधानसभा, कौन से मुख्यमंत्री थे जिसकी काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके लिए लाया गया था, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखड़िया और हरिदेव जोशी। तो देखिए राजस्थान के प्रथम निर्वाचक मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे और टीकाराम पालीवाल राजनीतिक रूप से इतने एक्टिव नहीं थे। ठीक है, इन्हें इनका स्वभाव भी ऐसा ही था, भोले भाले टाइप का था। तो इनके विरुद्ध में जयनारायण व्यास पहले विजयी नहीं हुए थे और उसके बाद में जयनारायण व्यास है वो जीत कर आ जाते हैं। तो जयनारायण व्यास ने टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में वो हटाना चाहते थे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया। तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल राइट आंसर हो जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि टीकाराम पालीवाल पहले तो क्या थे, सीएम थे, उसके बाद में इन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी कौन थे, टीकाराम पालीवाल। और अब तक राजस्थान में 5 है वो उप मुख्यमंत्री है। जो लास्ट वाले हैं वो हमारे सचिन जी पायलट हैं जो कि 2020 तक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो की जाती है। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा राज्यपाल। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। देखिए टीकाराम पालीवाल, संगीता जी प्रजापत लिख रहे हैं, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल, हरिशंकर भाबड़ा और सचिन जी। बिल्कुल आपने सही लिखा सीक्वेंस भी। ये 5 राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, which of the following are the conditions of governor's office। कंडीशन अलग होती है और अहर्ता अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर शर्तों की बात हो रही है। तो राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो बताएं आप कमेंट करके। पहला विकल्प है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।
सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्या होगा सही विकल्प, आप कमेंट करके बताएं। और कौन से अनुच्छेद में ये चीज लिखी गई है वो भी आपको ध्यान में रखना है। निश्चित तौर पर इस पर आपके ग्राम विकास अधिकारी में एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, कंडीशन की बात कही गई है, तो कंडीशन 2 और 3 है, सॉरी, यानी कि विकल्प नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सभी 4 बता रहे हैं। 4 ये जो देखिए आप समझने का प्रयास करें, वह भारत का नागरिक है और वह 33 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये क्या है? ये कंडीशन नहीं है, ये अहर्ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, ये तो क्या है? क्वालिफिकेशन है, और ये है कंडीशन। 2 और 3 कंडीशन है, 1 और 3 क्वालिफिकेशन है। अगर यहां पर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए अहर्ता है, तो अहर्ता में क्या है? 2 अहर्ता है राज्यपाल बनने के लिए। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु है वो पूर्ण की जानी चाहिए। अनुच्छेद 157 अगर हम देखते हैं भारतीय संविधान का, तो उसमें राज्यपाल पद के लिए अहर्ता या क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, और 2 क्वालिफिकेशन है मेनली। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और 158 में ये कंडीशन कही गई है कि वह सदन के किसी सदन, यानी कि संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, या किसी राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। अगर सदस्य होगा तो क्या होगा? अगर सदस्य पहले से ही वो ऑलरेडी है, तो जब से राज्यपाल पद के लिए वो शपथ लेगा तब से उसकी सदस्यता है वो निरस्त मानी जाएगी। ठीक है, और वह अन्य कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। यह भी एक क्या है? कंडीशन है, ना कि क्वालिफिकेशन। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ठीक है, तो भत्तों की भी बात है वो कही गई है, और राज्यपाल के जो कार्यकाल होगा उस कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में भी कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हैं राज्यपाल पद के लिए, कंडीशन है। ठीक है, शर्तें हैं। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। 157 में तो अहर्ता है, क्वालिफिकेशन है, वे भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हुई होनी चाहिए। 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं कि वह किसी लाभ के पद पर लाभ का पद धारण नहीं करेगा और किसी भी विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, उसे राज्य द्वारा बंगला मिलेगा, यह भी बिल्कुल शर्त में आती है। शर्त में, कंडीशन में यह है कि राज्य बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। ठीक है, तो यह भी इनके लिए एक शर्त है, कंडीशन है। अगला जो पेपर है वो आपका सब इंस्पेक्टर का 15 सितंबर वाला पेपर है, उनमें भी 2-4 प्रश्न है वो पूछे गए हैं। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां या प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। किस योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो? विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, विकेंद्रित शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने, या फिर सामाजिक न्याय की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए। तो संविधान का जो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, यानी कि ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात कही गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करना राज्य का एक क्या होगा? कर्तव्य होगा। इसके लिए वो कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाता हो। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन, तो यहां पर 2 नंबर आ जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो पंचायती राज क्या है? विकेंद्रीकृत शासन है। ठीक है, लेकिन विकेंद्रीकृत इस प्रकार का शब्द है वो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहां पर 2 हो जाएगा, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में
कार्य करने का योग्य बनाता हो। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है। राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, तो इसकी ये सिस्टम है, ये किस प्रकार का है, त्रिस्तरीय है। तो सीधे तौर पर तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय चतुस्तरीय संरचना। तो यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो 3 होगा राइट। और आप सभी को भली भांति अच्छे से इसके बारे में जानकारी भी होगी कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को है वो लागू किया गया है, अप्लाई किया गया है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं, तो गांवों में ग्रामीण स्तर पर क्या होती है, ग्राम सभा होती है। 1 नंबर पर अगर आप बात करें तो ग्राम सभा, इसके बाद में खंड का नाम आता है, ठीक है, जिसे हम तहसील कहते हैं। तो खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम सभा, ठीक है, पंचायत समिति, और उसके बाद में जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका सूत्रपात नागौर के बगदरी से होता है। अगला है 27 अक्टूबर 2021 को जो पेपर आयोजित हुआ था RAS मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का, तो इसमें जो पूछे गए हैं प्रश्न उनका हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। राज्य विधान परिषद का उत्साधन, यानी कि अगर राज्य विधान परिषद का गठन करना है, ठीक है, तो गठन के संबंध में अगर विधानसभा के द्वारा 169 के तहत संकल्प है वो स्वीकृत हो जाता है, तो उसके बाद में कौन सी कंडीशन है वो इसमें सही है। तो देखिए, राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वे संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। तो देखिए, हमने क्या कहा था कि अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन के बारे में बात कही गई है कि अगर विधान परिषद का गठन करना हो तो विधानसभा के सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्य है वो संकल्प के माध्यम से संकल्प पारित करेंगे। और उसके बाद में कौन सी कंडीशन है वो होगी, तो पहला तो है अगर विधानसभा में इस प्रकार का प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो जाता है तो राज्यपाल के लिए ये बाध्यता है कि वे राष्ट्रपति को इस के बारे में जानकारी दें, ठीक है। दूसरी है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वे संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वे संकल्प को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करें। और 4 नंबर है, केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वे संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 2, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वे संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें, ठीक है। 2 नंबर राइट हो जाएगा कि केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वे संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, ठीक है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2, ठीक है। तो 169 में जो बात कही गई है वो भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि विधानसभा के उत्साधन के बारे में अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान में विधानसभा के उत्साधन और सर्जन के संबंध में कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है, तो वो 169 में है और 170 में विधान परिषद की संरचना के बारे में है, ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा है उसी प्रकार से राज्यों में क्या है, विधानसभा है। राज्यसभा को इन्हें भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है,
ठीक है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधानसभा है, ये इनके सदस्य है वो बारी बारी से आते रहते हैं। ठीक है, 2/3 सदस्य है वो कंप्यूटर की क्लास, बिल्कुल कंप्यूटर की क्लास भी हम जल्द ही, जैसे आज का ये पॉलिटिकल सेशन हो जाता है तो उसके बाद में हम नेक्स्ट है वो कंप्यूटर की, उसके बाद में राजस्थान जीके की जो नवीनतम लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनकी हम क्लासें हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विधान परिषद के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है। ठीक है, विधान परिषद को अगर कोई राज्य चाहे कि विधान परिषद को नहीं रखना है तो विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं उस प्रकार से विधान परिषद को भंग है वो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी के लिए। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसके प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम 8 सदस्य हैं वो नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, यानी कि नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से राज्यपाल विधानसभा में कोई एक सदस्य को नॉमिनेट करता है अगर आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त उनमें सीटें नहीं होती है तो ठीक है, इसी प्रकार से नगर परिषद में राज्य सरकार 8 जो व्यक्ति है उनको नॉमिनेट है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 8। ये संख्या आप है वो याद रखें, आरएस प्री में ये सवाल पूछा गया है। अगला है राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई। राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है उनको पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब। दो 2009 बिल्कुल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। 2009 में जिला पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना है वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की थी। ठीक है, 2009 में, यानी कि जो आरएस है, आरएस को भी जिला कलेक्टर के रूप में, यानी कि जिला कलेक्टर मोस्टली कौन होते हैं, आईएएस अफसर होते हैं, लेकिन 2009 के बाद में 2009 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को भी पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में है वो आपका पोस्टेड किए थे। ठीक है, अक्टूबर 2009 आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। हरिदेव जोशी, भेरू सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान लोकसभा के सदस्य कौन नहीं रहे हैं। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर 33rd, हरिदेव जोशी, भेरू सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान, ए बी और डी। ठीक है, लोकसभा के सदस्य यानी कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है, राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री भी है और ये लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। बाकी हरिदेव जोशी, भेरू सिंह शेखावत, बरकतुल्ला खान नहीं रहे हैं। ठीक है, और भेरू सिंह शेखावत के बारे में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भेरू सिंह शेखावत भारत के उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, भेरू सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति और हरिदेव जोशी है ये 3 बार सीएम रह चुके हैं और बरकतुल्ला खान राजस्थान के पहले माइनॉरिटी सीएम है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त को प्रतिस्थापित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हम जो कह रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी, पहले जो 2016 का पेपर हुआ था उसमें क्या कह रहे थे, ग्राम सेवक। ठीक है, तो सेवक को अधिकारी है वो कब बनाया गया था, कौन सी धारा में प्रतिस्थापन करके बनाया गया था। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में संशोधन करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी को
प्रतिस्थापित किया। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए 89, ठीक है, 89 ग्राम विकास अधिकारी को राजस्थान पंचायत राज एक्ट की धारा 89 के तहत है वो ग्राम सेवक के जगह ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूर्य नारायण डिडवानिया, जस्टिस फारूक हसन या जस्टिस यादराम मीना। तो राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और वो है जस्टिस फारूक हसन, ठीक है। इस प्रकार के फैक्चुअल प्रश्न है वो आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है। जैसे ही ये सेशन समाप्त हो तो उसके बाद में भी आप नोट डाउन इनको कर सकते हैं। इस प्रकार के फैक्ट है वो आपको रिवीजन करने पर ही याद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये टेक्निकल एजुकेशन का पेपर है, प्रवक्ता 12 मार्च 2021 को आरपीएससी ने आयोजित करवाया था। तो इसमें भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है वो पूछे गए हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया? मदनलाल दरबारा सिंह, मदनलाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, और प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रपति बनने के लिए त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो 2 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मदनलाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्याग पत्र देकर अपना पद है वो रिक्त कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और दरबारा सिंह ऐसे राज्यपाल हैं जिनका राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव पास होता है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव को होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक कंडीशन दी गई है कि राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है, साथ ही साथ मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव भी है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव भी है और विश्वास का प्रस्ताव भी है, तो पहले प्रायोरिटी है वो किसको देंगे? विश्वास प्रस्ताव को, अविश्वास को? तो प्रायोरिटी है वो हमेशा किसको देंगे? कॉन्फिडेंस मोशन को, विश्वास प्रस्ताव को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो पहले एक समझने का प्रयास करें आप, पहले विश्वास प्रस्ताव को प्रायोरिटी देंगे, विश्वास प्रस्ताव को प्रायोरिटी दी और उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव वालों को बुलाया जाएगा कि विश्वास प्रस्ताव तो हमने प्रायोरिटी दे दी, अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, और अगर इनके पास में सीटें पर्याप्त नहीं रही तो फिर है विधानसभा आपकी विखंडन, विधानसभा भंग भी हो सकती है पर्याप्त बहुमत के आधार पर, ठीक है। तो पहले विश्वास को, उसके बाद में अविश्वास, ठीक है। प्रायोरिटी है विश्वास मत को मिलेगी। 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अभी तक तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ है वो किसने ली है? मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, मोहनलाल सुखाड़िया, एमएल सुखाड़िया 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कितनी बार? 4 बार। इसके अलावा भैरू सिंह शेखावत ने कितनी बार ली है? 3 बार। अशोक गहलोत ने 3 बार और हरिदेव जोशी ने भी 3 बार ली है। तो ये आप ध्यान में रखिए, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत ने 3-3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और अब तक के कार्यकाल की बात करें तो सबसे ज्यादा समय तक 17 वर्षों तक रहे मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद में अशोक गहलोत का 15 साल कर ही देते हैं, ठीक है,
और उसके बाद में नंबर आता है भैरू सिंह शेखावत का 10 साल के आसपास, और उसके बाद में लगभग 7-8 साल तक हरिदेव जोशी है वो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, पूरा कार्यकाल इनका नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? राजस्थान के मुख्य सचिव यानी कि राजस्थान का पूरा किसी भी राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा होता है उसके जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो होता है मुख्य सचिव। और राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं वो है आपके सांवल दान उज्जवल। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, राज्यपाल नियुक्त करते हैं किसको? मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, महाधिवक्ता को, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, राज्य जो इलेक्शन कमीशन है और आरपीएससी के अध्यक्ष और मेंबर है, इनको राज्यपाल के पास में हटाने की शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। पद से हटाया नहीं जा सकता किन्हें? राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। ठीक है, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने उच्च न्यायालय राजस्थान आदेश 1976 के तहत अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो राजस्थान हाईकोर्ट की एक तो प्रधान पीठ है जो कि जोधपुर में है और एक इनकी बेंच है जो कि आपकी जयपुर में है। ठीक है, तो जयपुर में स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश 1976 में निकला और उन्होंने कार्य करना कब शुरू किया? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको डेट है वो पूछी गई है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1977। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? श्री मिलापचंद जैन, श्री धनिकलाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता और श्री सुखदेव प्रसाद। तो राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य है वो नहीं किया है? तो श्री सुखदेव प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा 4। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी काम किया है तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं आपको ये सेशन जैसे ही समाप्त होगा तो उसके बाद में एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें सारी की सारी लिस्ट होगी जो कि राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन है कार्यवाहक, इसके अलावा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, कौन कौन क्या बने हैं, वो भी मैं आपको लिस्ट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो राजस्थान के अगर कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में पूछे तो सबसे जो पहले कार्यवाहक राजस्थान के राज्यपाल बने थे वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, पूछा जा सकता है, जगत नारायण। श्री जगत नारायण है वो राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल है वो बने थे। उसके बाद में वेदपाल त्यागी बने, के डी शर्मा है, पीके बनर्जी है, ऐसे काफी है वो नाम है, वो लिस्ट आपको थोड़ी सी देखनी होगी उसको। ठीक है, तो सुखदेव प्रसाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1988 से 89 के बीच में ये राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नहीं थे। ठीक है, कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो राजस्थान हाईकोर्ट की जो दो, एक तो जयपुर पीठ है और एक है मुख्य जो पीठ है, वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से तो आपकी
जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है और कौन से ऐसे हैं जो कि आपके जोधपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर आपने जो वीडियो वाली टेस्ट सीरीज वगैरह ली है तो उसमें आपको पूरी की पूरी लिस्ट है वो बताई थी कि कौन से जयपुर पीठ के अंतर्गत है और कितने क्या है वो आपके जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो भीलवाड़ा है वो जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। अजमेर, बारां और अलवर है ये आपका जयपुर पीठ अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो भीलवाड़ा है आपका जोधपुर के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकेगा। दो है, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। तो ये लोक महत्व के विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में बात हो रही है। ठीक है, मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, देखिए स्थगन प्रस्ताव कोई भी अगर विधानसभा चल रही है या फिर संसद चल रही है तो उसमें क्या होता है कि कोई ऐसा विषय आ गया जो लोक महत्व का है, तो उस मुद्दे को उठाने के लिए उस जो सभा चल रही है विधानसभा की उसको है वो स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा इसमें कथन है वो आपका सही है, ये पूछा गया है आपसे। ऑफिशियल की राजस्थान विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना आंसर राज्यपाल माना है। जो अभी ऑफिशियल की जारी हुई है आपकी, अगर कहे आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें ऑफिशियल की में गलत आंसर है वो दे रखे हैं। तो जो फाइनल आंसर की आती है तो उसको मॉडिफाई है वो कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो प्रारंभिक आंसर कुंजी है उसमें आपको काफी त्रुटियां है वो देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होगा, राजस्थान के जो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में ये जो प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव की सूचना, एक बार दोबारा इस प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय में स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है। एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक बैठक होती है तो एक बैठक में स्थगन प्रस्ताव है वो एक बार ही लाया जा सकता है, अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये बिल्कुल सही है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी। तो स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दी जाएगी, ये आपका कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर 48 में आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। प्रस्ताव का विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा। ठीक है, तो प्रस्ताव जो लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव वो कोई ज्वलंत मुद्दा हो तो उस पर आधारित होगा, ये भी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट, किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। जिले का जो जनगणना अधिकारी है वो किसे माना जाता है, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी। तो जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी है सॉरी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को माना जाता है। ठीक है, 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या क्या है। ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का बहुमत, ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, या ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।
तो ग्राम सभा की कोई भी बैठक में कोई भी संकल्प पारित करना हो तो बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, यानी कि बैठक में कितने उपस्थित हुए हैं और कौन कौन मत दे रहे हैं, उनका बहुमत अगर होता है तो ग्राम सभा की किसी भी बैठक में कोई भी संकल्प को पारित करना हो तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट 22 सितंबर 2021 का ये पेपर है, ये आपका कॉलेज लेक्चरर का है। इसमें राजस्थान की राज्यव्यवस्था से जुड़े जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका ये डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो ये हम जब भारतीय संविधान का भाग 6 पढ़ते हैं तो 152 में तो राज्य के पद के बारे में कहा गया है और उसके बाद में 153 से राज्यपाल है वो स्टार्ट होता है। तो राज्यपाल पद की जो बात है वो कहां पर कही गई है, 153 राज्यपाल का पद, राज्यों के राज्यपाल यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 156 में राज्यपाल की जो पदावधि है, ठीक है, पदावधि के बारे में 156 में वर्णन है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी और वे अपने अधीनस्थों के सहयोग से इस शक्ति का है वो यूज करेंगे, अपने विवेक से या अधीनस्थों के सहयोग से। और 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना, ठीक है, तो 155 में राज्यपाल को पद से हटाए जाने की बात नहीं है। 155 में क्या है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके नियुक्त करेगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, इसके साथ में ही एक 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कि एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल है वो, एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी होगी वो स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक है। तो 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल की पदावधि कब तक होगी, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वो धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र भी दे सकेगा, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहता है तब तक राज्यपाल रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और अगर राज्यपाल त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। ये बात भी 156 में कही गई है और राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो 154 में कही गई है। तो नियुक्ति आपको ध्यान में रखना है, नियुक्ति की बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 155 में। तो अनुच्छेद 152, 53, 54, 55, 56, 58 ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस किया कि 157 में राज्यपाल पद की जो क्वालिफिकेशन है, अहर्ता है, उसकी बात है, और 158 में राज्यपाल पद के लिए जो कंडीशन है, शर्तें हैं, उसकी बात है। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत ही गजब का सवाल है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मित्रों, इस प्रकार के जो प्रश्न आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपसे अटेंड करने से बचना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक जो राजस्थान के अगर राज्यपालों की लिस्ट देखी जाए या राजस्थान के हाईकोर्ट के जजों की लिस्ट देखी जाए, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखी जाए तो वो 35-40 नाम होते हैं टोटल। और प्रत्येक के बारे में अगर विकिपीडिया में देखने जाएंगे तो फिर
ये बात, इतनी चीजें हैं, वो सीधे नाम याद रहे तो भी ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो अगर आपको नहीं आते हैं तो उनको आप सीधी तरीके से स्किप है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको तो हम याद रख ही सकते हैं। जैसे ये पूछा गया है कि एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी आपको पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें आप एज ए फैक्ट के रूप में अच्छी तरीके से आपको याद में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ओपी मेहरा। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के भी अध्यक्ष हैं, वो आपके रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो जो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और उस राज्यों के पुनर्गठन में काफी महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे, और एक महत्वपूर्ण संशोधन यह हुआ था कि राजस्थान में पहले एक राज प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। तो राज प्रमुख जो संस्था है उसको समाप्त किया था 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इस 7वें संशोधन में और महत्वपूर्ण क्या हुआ, तो इसमें एक बात और जोड़ी गई थी। संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संशोधन। नमस्ते मित्रों, कुछ नेटवर्क का इश्यू था। अभी आप अपने मोबाइल को जो वीडियो है इसको रिफ्रेश करके आप दोबारा स्टार्ट करें। आई होप मेरी आवाज आप तक क्लियरली अब पहुंच पा रही होगी। रिफ्रेश करके आप दोबारा स्टार्ट करें, स्टार्ट हो जाएगा और प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे अब हम। तो ये 7वें संवैधानिक संशोधन के बारे में डिस्कस किया, और अगला जो सवाल है उनको लेते हैं। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रख्यापित किए? कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है या नहीं। चलिए, तो वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कुल 8 अध्यादेश प्रख्यापित कर दिए थे, ठीक है। कितनी संख्या है? 8। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 8 अध्यादेश 2020 में प्रख्यापित किए। और एक ये जो यहां पर लिखा हुआ है प्रख्यापित, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, आदेशित किए जाते हैं या फिर प्रख्यापित किए जाते हैं। तो संविधान में लिखा हुआ है राज्यपाल के द्वारा आदेश है वो प्रख्यापित किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 213 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और राज्यपाल को लगता है कोई विशेष महत्व का बिल है उसको पारित करना है, ठीक है, उस पर विधेयक बनाना है, तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किए जा सकते हैं। और वो अध्यादेश राज्यपाल की जो बैठक है वो स्टार्ट हो जाती है उससे 6 सप्ताह तक वैलिड रहेगा, ठीक है। उसकी वैलिडिटी कितनी है? 6 सप्ताह तक। तो यहां पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मैंने आपको अभी बताया कि 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कितने व्यक्ति रहे हैं। इस प्रकार से सीधे से फैक्चुअल प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 4 व्यक्ति हैं, जिसमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर नहीं है, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर ये भी नहीं है। भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी
ये राइट आंसर हो जाएगा 4। और इसके साथ में एक नाम आता है अशोक गहलोत जी का, वो भी आप ऐड कर दीजिए इनके साथ में। भीरू सिंह शेखावत, इन्होंने भी 3 बार शपथ ली। हरिदेव जोशी ने भी 3 बार शपथ ली। अशोक गहलोत ने भी 3 बार शपथ ली। लेकिन अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया, 4 बार शपथ ली और टाइम भी इनका सबसे ज्यादा है 17 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1952 में राजस्थान की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। 1 नंबर विकल्प है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समिति है, जिसमें 4 वित्त संबंधी समिति है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 1, ए और बी। राजस्थान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो किस वर्ष कितनी रही, वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो राजस्थान का जो विधानसभा है, राजस्थान की पहली बार गठित हुई थी, तो उस दौरान राजस्थान विधानसभा की कुल कितने सीटें थी, वर्तमान में कितनी है और कब क्या इसमें परिवर्तन हुआ। तो देखिए, राजस्थान में पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में हुए, और उस समय राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या है वो आपकी 160 थी। ठीक है। उसके बाद में दूसरी विधानसभा का चुनाव होता है 1957 में, 1957 में, और ये विधानसभा की सीटों की संख्या है वो बढ़कर के कितनी हो जाती है? 176 कर दी जाती है दूसरी विधानसभा में। ये 176 तीसरी विधानसभा तक ही रहती है। उसके बाद में जब चौथी विधानसभा गठित होती है, चौथी विधानसभा 1967 में, 67 से 72 तक, और 1967 में ये विधानसभा की सीटें हैं ये बढ़ा करके 184 कर दी जाती है। उसके बाद में छठी विधानसभा में ये सीटें हैं वो 200 कर दी जाती है, और वर्तमान में भी 200 ही है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए 160, 176, 184 और 200 कब की? तो ये तो प्रथम चुनाव में, इसके बाद में ये दूसरे में, ये चौथे में, और ये छठे में। 1, 2, 4 और 6 इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। 160, 176, 184 और 200। पहली विधानसभा 160, दूसरी और तीसरी विधानसभा 176, चौथी विधानसभा 184, छठी विधानसभा से आदिनाथ तक 200 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? विकल्प 1 है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति। तो ए नंबर वाला ही विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। यानी कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं करता है। आपको ध्यान में रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये तो कंडीशन किसके लिए है? मुख्य न्यायाधीश के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में राष्ट्रपति परामर्श करेगा, उसके बाद में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा। कोलेजियम प्रणाली है। और दूसरी बात ये कि अगर हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के चीफ जस्टिस, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के साथ भी परामर्श करेगा जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो करनी होती है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के संबंध में तो किससे करेगा? इनसे ही करेगा, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की करनी है तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के साथ में भी वो परामर्श करेगा। तो 1 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? तो 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाईकोर्ट के जो रूल्स है ये आपके
फोर्स में आए थे, कमिंग टू फोर्स, ठीक है, 1 अक्टूबर 1952। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रद्युम्न सिंह, परशुराम, मोरदिया, भंवरलाल मेघवाल, गुलाबचंद कटारिया। तो विधानसभा, जब नई विधानसभा का गठन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि किसी एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में, यानी कि प्रोटेम का मतलब होता है अस्थायी, जब तक स्थायी स्पीकर है वो नहीं चुन लिया जाता है तब तक की संसदीय कार्रवाई या विधानसभा में जो भी कार्यवाही होती है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर 15वीं जो राजस्थान की विधानसभा है उसके है गुलाबचंद कटारिया रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा 4, गुलाबचंद कटारिया। और आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक बार प्रोटेम स्पीकर के रूप में रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है? तो हालांकि आपके वीडियो एग्जाम में राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित आपको प्रश्न है वो नहीं पूछेंगे, फिर भी इसका आंसर है वो जान लेते हैं। श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती कमला भील, प्रकाशवती शर्मा और श्रीमती दिव्या सिंह, यानी कि आरपीएससी की पूर्व महिला सदस्य यूपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है। तो ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं? इसमें श्री कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा है, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान हाईकोर्ट जो कि अस्तित्व में कब आया, जो आरपीएससी है वो तो आपका 20 अगस्त 1949 को, और राजस्थान हाईकोर्ट है वो 29 अगस्त 1949 को अस्तित्व में आया था। और यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि कौन से न्यायाधीश है वो कहां के थे? तो 11 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी उस समय, ठीक है। न्यायमूर्ति धवल किशोर जोधपुर, न्यायमूर्ति कंवर लाल बापणा जयपुर, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, ये आपका बीकानेर बताया जा रहा है। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा जवान सिंह राणावत, ठीक है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? वी नारायण, किशनपुरी, सावलदान उज्जवल और मगराज कल्ला। तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है उनकी लिस्ट भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो देखिए इसमें वी नारायणपुरी है, किशनपुरी है और सावललाल उज्जवल भी है, ठीक है। इनके संबंध में हमने अभी डिस्कस किया था। सावलदान उज्जवल जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, इसके अलावा आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टै के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव भी होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो देखिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग है, ठीक है। इसका एक ही सदस्य होता है और एक इसका सचिव होता है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो बी और सी है वो इसमें राइट है। आप कमेंट करके बताइए कि विकल्प ए है ये इसका सही उत्तर क्यों नहीं हो सकता। राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान है, ये गठित कब हुआ और कौन से संवैधानिक अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है वो भारत में किसी राज्य में की गई है, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये एक किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि निर्वाचन आयोग या फिर जैसे मानवाधिकार आयोग है, तो मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्योंकि इसकी भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है, निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान में भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें ए वाला क्यों गलत है आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है,
नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। इसमें कौन से सही होंगे, यानी कि दोनों ही सही है, 1 और 2। नगर पालिका का अगर निर्वाचन होता है तो कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, और नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन यानी कि नॉमिनेशन पेपर है वो दाखिल कर सकते हैं। दोनों ही इसमें सही हैं। और अगर नगर पालिका में कोई भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उस नगर पालिका का सदस्य भी होना चाहिए, उस नगर पालिका की वोटर लिस्ट में उसका नाम भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है पटवार का पेपर, जो कि आपका 2021 में हुए थे। उन पेपरों का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो आपके राजस्थान की पॉलिटी, विशेष तौर पर आपके ग्राम विकास अधिकारी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चीजें फैक्ट्स हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। एक तो पूर्ववर्ती होता है यानी कि पहले का, और उत्तरवर्ती होता है यानी कि बाद का। ठीक है, राज्यपाल का पद राज प्रमुख का क्या है, उत्तरवर्ती है यानी कि बाद का है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो राजस्थान के एकीकरण को जब हम पढ़ते हैं तो जो चौथा चरण आता है वृहत राजस्थान, 30 मार्च 1949 को बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो सम्मिलित होती हैं। ठीक है, और इसी दिन से राजस्थान दिवस भी हम मनाते हैं 30 मार्च को, क्योंकि राजस्थान की जो पश्चिमी बड़ी रियासतें हैं वो राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित होती है। और उस समय राजस्थान का राज प्रमुख है वो सवाई मान सिंह को बनाया था। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज प्रमुख का पद है वो समाप्त कब किया गया था, 1956 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत, 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदेही है। मनरेगा है। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए, उसके आयोजन के लिए ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो राज्य के जो मंत्री है, मंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है। वो अनुच्छेद है 164, 164, जिसमें कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और मुख्यमंत्री की परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये भारतीय संविधान के जो 164 का अनुच्छेद है इसमें हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। 164 में ये बात कही गई है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है वो इसमें किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा आप ध्यान में रखिए कि 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो कहां तक होगा। 162 में राज्य की मंत्रियों की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उसका वर्णन मिलता है। और 163 में राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वो बात 163 में कही गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निश्चित तौर पर वीडियो एग्जाम की किसी भी एक शिफ्ट में ये प्रश्न आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 34 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 25 जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। यानी कि इन सीटों पर 34 सीटों पर तो केवल और केवल एससी के सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे और 25 सीटों पर केवल और केवल अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के सदस्य ही चुनाव में उतरेंगे। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34 और 25।
नेक्स्ट है राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। तो हमने अभी डिस्कस किया राज प्रमुख के पद के संबंध में। राज प्रमुख का पद राजस्थान में विलोपित कर दिया था 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ, सृजन किसका हुआ, राज्यपाल का। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितना क्या होगा, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 156, 163, 171 और 158। अब इन प्रकार के प्रश्नों को आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी कर सकते हैं, और राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में ये आपको सीधे तौर पर भी आपको ध्यान होना चाहिए। राज्यपाल की जो पदावधि है उसमें ही तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो अनुच्छेद 156 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर एक अनुच्छेद 156। ठीक है, बिल्कुल आप सभी सही इसका आंसर दे रहे हैं। 156 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से अपना पद है वो खाली कर सकता है। और इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की जो सामान्य राज्यपाल का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। तो राज्यपाल की पदावधि के संबंध में भारतीय संविधान में कितनी कंडीशन है, 3 है। एक तो ये कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को पद से हटा सकता है, दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि राज्यपाल त्यागपत्र के माध्यम से पद रिक्त कर सकता है। त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। तीसरी कंडीशन ये है कि राज्यपाल की सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक होगी, और जैसे ही दूसरा राज्यपाल है वो नियुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो पूर्व वाले राज्यपाल अपने पद को त्याग देंगे 5 साल के बाद में। ठीक है, तो ये 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, यानी कि अगर सीधा पूछे कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में जानकारी कहां पर है, तो अनुच्छेद 156 में। 157 में क्या है, पूरे दोहराने का प्रयास करें। राज्यपाल के लिए अहर्ता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है। 158 में राज्यपाल की कंडीशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 153 में तो ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आप यहां पर अप्लाई करने का प्रयास करें कि कौन सी कंडीशन है, कौन सी क्वालिफिकेशन है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक बात है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी ही चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर बताने का प्रयास करें आप भी। तो देखिए, यहां पर हम कंडीशन भी देखेंगे और क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये 157 में है, क्या है, इसकी अहर्ता है, क्वालिफिकेशन है। और उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये बात संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये 153वां अनुच्छेद 153 ये कहता है। इसमें जो 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में संशोधन किया गया था, उसमें ये बात इंसर्ट की गई थी कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन अधिक कितने राज्यों का राज्यपाल होगा ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये लोकायुक्त आपके वीडियो एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी ये सवाल आ गया है तो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री है वो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री, इसके अलावा आपके
आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य और हाईकोर्ट के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश ये लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के में कार्यरत सदस्य, जिले का मुखिया, मंत्री, ये सभी लोकायुक्त के दायरे के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इनके विरुद्ध लोकायुक्त जांच कर सकता है। उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये एक ही नेचर का प्रश्न है, हमें काफी बार देखने को मिला है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, अशोक गहलोत भी 3 बार, और एक कौन से थे? भीरू सिंह शेखावत। ठीक है, भीरू सिंह शेखावत है, ये आपके बीजेपी पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी। 104 पेपर का कोड है, पटवार का पेपर है ये भी। 104 सी कोड वाला। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उन शक्तियों का प्रयोग वह अपने विवेक से या अपने अधीनस्थों के सहयोग से कर सकेगा। ये बात भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो देखिए मित्रों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें अनुच्छेद 171 पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, यानी कि विधान परिषद की संरचना 171 में बताई गई थी। 158 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है, वो 158 में दी गई है। और ये जो कार्यपालिका की शक्ति है ये आपकी 154 में कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में ये कहा गया है कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, अधीनस्थों के सहयोग से या स्वयं के विवेक से उस शक्ति का यूज करेगा। लेकिन मोस्टली तो अधीनस्थों के सहयोग से ही करते हैं, अपने विवेक से तो कुछ एक शक्तियां होती हैं जो राज्यपाल अपने विवेक से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका शक्ति 154। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो क्या होगा राइट आंसर? एन.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद्र जैन, दरबारा सिंह। तो सभी 1, 2, 3, 4। ठीक है, एन.के. सिंह भी, श्रीमती प्रभा राव, दरबारा सिंह और निर्मल चंद्र जैन, ये 4 राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। ठीक है, कितने हैं? 4 हैं और चारों ही इसमें आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालक्रमानुसार क्रम है? तो कालक्रम भी मैंने आपको इसी सेशन में बताया था स्टार्टिंग में, कौन 17 वर्ष, उसके बाद में 15 वर्ष, 10 वर्ष और 7-8 वर्ष। तो यहां पर देखिए, मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का काल क्रमानुसार क्रम है, यानी कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल पहले कौन मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में कौन मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर यह सवाल है वो पूछा जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री की अवधि नहीं पूछी जा रही है, उसका कार्यकाल पूछा जा रहा है कि पहले कौन है उसके बाद में कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरू सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी। तो इसमें आपका राइट जो आंसर है जगन्नाथ पहाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, ये भी नहीं है। डी जो राइट है हरिदेव जोशी, उसके बाद में आते हैं भैरू सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। आइए मैं आपको राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बता देता हूं एक बार पीपीटी के माध्यम से कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री कब रहे थे। तो एक बार आप देखने का प्रयास करें। ये लिस्ट है राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम जो मुख्यमंत्री है निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे।
उसके बाद में सी एस वेंकटाचारी, ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक आईएएस ऑफिसर थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक आईएएस ऑफिसर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो है सी एस वेंकटाचारी। उसके बाद में जयनारायण व्यास और फिर आते हैं टीकाराम पालीवाल। ठीक है, टीकाराम पालीवाल की जो सरकार है उसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से टीकाराम पालीवाल को हटा देते हैं और जयनारायण व्यास से राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो आपको ध्यान में रखना है। पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया। जो मेन है जैसे जयनारायण व्यास हो गए, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, कब से कब। अब मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोहनलाल सुखाड़िया पहली बार राजस्थान के सीएम कब बने। तो 11 नवंबर 1954 को मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के पहली बार सीएम बने थे, जो कि 9 जुलाई 1971 तक राजस्थान के सीएम के रूप में रहे थे। और मोहनलाल सुखाड़िया के जस्ट बाद कौन बने थे, बरकतुल्ला खान। उसके बाद में पहली बार जनता पार्टी आती है भीरू सिंह शेखावत के रूप में 1977 में। ठीक है, और उसके बाद में श्री जगन्नाथ पहाड़िया, ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का जो क्रम है वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। और दूसरी इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लगाए जा चुके हैं। कब राष्ट्रपति शासन लगे, उसकी समयावधि क्या रही, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक 44 दिन तक लगा था। यानी कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे अधिक बार 1992 में एम चन्ना रेड्डी उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, और सबसे पहले है 1967 में लगा था, जो सबसे कम अवधि का पहला वाला, सबसे अधिक अवधि का लास्ट वाला रहा था। ठीक है, अब पुनः हम आते हैं प्रश्नों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किस युग्म ने सर्वाधिक बार शपथ ली। तो देखिए, सर्वाधिक बार शपथ किन्होंने ली थी, भीरू सिंह शेखावत और हरिदेव जोशी ने। 3-3 बार। कितनी बार, 3-3 बार ली थी। तो 3 बार शपथ लेने वाले राजस्थान के आज तक 3 मुख्यमंत्री है, हरिदेव जोशी, भीरू सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। और 3 से भी अधिक बार, 4 बार, एक कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, अब राजस्थान के जो प्रशासनिक राजस्थान की व्यवस्था है उनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। गणतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो थी पद्मजा नायडू। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2004 से 7 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। और उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए त्याग पत्र दे दिया, और भारत की पहली राष्ट्रपति भी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं। और सर्वाधिक कार्यकाल भी सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का है। तो आपको ये तो आपने काफी बार देखा है, पढ़ा भी है कि सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वो रहे थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि सबसे लंबी अवधि तक राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, तो वो है आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। 1956 से 1962 तक रहे हैं, यानी कि 6 साल। सबसे कम कार्यकाल, तो सबसे कम राज्यपाल के रूप में जो कार्यकाल है वो मिलाप चंद जैन का है। 1990, 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक, यानी कि मिलाप चंद जैन मात्र 10 दिनों के राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल के बारे में है कि वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कब
राज्यपाल बने थे, तो 9 सितंबर 2019 को। राजस्थान की अब तक 3 महिला राज्यपाल है वो बनी है राजस्थान में। पहली है प्रतिभा देवी पाटिल, मार्गरेट अल्वा और प्रभा राव। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि राजस्थान की कितनी महिला राज्यपाल है। 3, प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा और प्रभा राव। ठीक है। त्यागपत्र देने वाले राज्यपाल राजस्थान के 2 हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक प्रश्न भी पूछा गया था, मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी पाटिल। मदन लाल खुराना 2004 में थे, प्रतिभा पाटिल है 2007 में। राजस्थान के ऐसे भी राज्यपाल हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया था, वो है रघुकुल तिलक। 8 अगस्त 1981 को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिए गए थे। ठीक है। अगले जो हमने अभी डिस्कस किया था कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो पद पर रहते हुए जिनका निधन हो गया था, वो है दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। आपसे प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था, तो वो थी प्रभा राव। ठीक है। तो मित्रों, आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमने राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, राजस्थान की पॉलिटी है, उनको एक कम समय में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन है वो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और भी अपने मित्रों को इस सेशन के बारे में, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपकी कुछ डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम्मीर महाकाव्य के लेखक। तो मित्रों, हम्मीर महाकाव्य के संबंध में ये है कि हम्मीर महाकाव्य के लेखक महाराणा कुंभा भी थे और कान्य व्यास थे। कान्य व्यास जो महाराणा कुंभा है, उन्होंने हम्मीर महाकाव्य में भी सहयोग किया था उनके लेखन में। इसलिए जो हाल ही में रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया था, तो उसमें जो राजशेखर वाला जो ऑप्शन दे रखा था वो सबसे उसमें सटीक है, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं। ठीक है। तो उसमें आपको जो आंसर की मैं बताई थी वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अभी और भी कुछ एक प्रश्न है, मैंने सोचा इतने ही है, और भी है, इनको ही देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए कि कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया। तो पंचायती राज को सर्वप्रथम अंगीकार जो किया था वो राजस्थान और मध्य प्रदेश ने, या राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। 2-3 राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो मैंने आपको बताया ही था, अधिकतम जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वो 153 अनुच्छेद में 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये बात जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया 51वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में है। इनमें निश्चित की गई है कि न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 11+1 मुख्यमंत्री, और अधिकतम सदस्य संख्या है वो विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। राजस्थान में अधिकतम कितनी है? 30। ठीक है। अगला, ये इंडस्ट्री इंस्पेक्टर RSMSS भी 2019 का पेपर है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य का अध्यक्ष कहलाता था, तो अध्यक्ष कहलाता था राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख, और उसके बाद में राज्यपाल। राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खान। तो हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि और सुखाड़िया का सबसे अधिक अवधि तक रहा है। अगला, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर सरपंच भी
उपस्थित नहीं है, उप सरपंच भी अनुपस्थित है, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा है वो की जाएगी। वहां पर बीडीओ और जिलाधीश अध्यक्षता करने कतई नहीं आएंगे। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मित्रों पेपर है ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी का। हालांकि राजस्थान की राज्य व्यवस्था के नाम से एक वीडियोस पहले भी अपलोड कर किया हुआ है, वो भी लगभग 2 घंटे का मैराथन लाइव सेशन था, तो उसमें भी ग्राम विकास अधिकारी के पेपर का डिस्कस हमने किया था। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी 2016 के पेपर में कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि राज्यपाल अनुपस्थित रहता है तो उनके दायित्वों का जो ड्यूटीज है उनको कौन संभालता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 वक्तव्य दिए गए हैं और उनमें से आपको देखना है कि सही क्या है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा प्रेरित ही रहता है। और बी है, इसका कारण क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। बिल्कुल, ये इसका कारण कतई नहीं हो सकता। यहाँ पर राष्ट्रपति दिया होता ना कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसमें सही हो सकते थे दोनों ही, इसलिए कथन आर सही है, सॉरी कथन ए सही है और आर गलत है। 3 राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री थोड़ा ही ना करता है, राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये पेपर आपका 2016 वाला था और सेमी पैटर्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे राज्यपाल के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में, राज्य की विधानसभा के संबंध में, और आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित एकाध प्रश्न है आपके इस पेपर में है वो पूछे जाएंगे। अगला, ये इस प्रकार का प्रश्न भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके की जाएगी। 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यता, और 163 में राज्य मंत्री परिषद। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अहर्ता, योग्यता, ये कहां पर है, 157 में है। क्वालिफिकेशन 157 में है। 156 में तो पदावधि है, यानी कि राज्यपाल कब तक पद पर रहेगा वो भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, और 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राजस्थान का जो हाईकोर्ट है राज्य का, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट या लेख जारी करने का अधिकार है और भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो देखिए, 1 नंबर विकल्प को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ये बिल्कुल गलत है। हमने अभी इसी सेशन में पहले पढ़ा था कि राज्यपाल को एक अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। अध्यादेश क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश प्रख्यापित करता है। और 2020 में राज्यपाल के द्वारा 8 अध्यादेश प्रख्यापित किए जा चुके हैं। ठीक है, अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, लेकिन प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 कहता है। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही हाईकोर्ट है, वो हो सकता है। ठीक है, ये भी बात और आपको ध्यान में रखनी है। ये भी 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत आपकी इंसर्ट की गई थी। दूसरा जो कथन है, इसलिए एक वाला कथन गलत हो गया। दूसरा है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बिल्कुल, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है
और नियुक्ति के दौरान राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से क्या करेगा, परामर्श करेगा। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को कुछ रिट या लेख जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 इसमें सही है, 3 भी सही है। और भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है, ये भी सही है। और ये बात कब जोड़ी थी, 1956 में 7वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ी थी। तो सीधे तौर पर देखा जाए 2, 3 और 4 ये हमारे सही है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति जवाबदेही होती है या फिर राज्य विधान सभा के प्रति। सर आपकी टेस्ट सीरीज दे रहा है, मजा आ रहा है। बिल्कुल, अगर आपने टेस्ट सीरीज दी है, वीडियो के लिए हमने टेस्ट सीरीज जो चला रखी है, और उस टेस्ट सीरीज में अगर आपने अच्छी तरीके से दी है तो इस प्रकार के जो सभी प्रश्न है वो बहुत ही आप इजीली सॉल्व करेंगे। और टेस्ट सीरीज में हमने जो प्रत्येक प्रश्न है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में विश्लेषणात्मक रूप से उनको बता रखा है। तो इससे आपको काफी टेस्ट सीरीज से है वो बेनिफिट मिलेगा। और अभी जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो क्या करें कि एक बार पूरे के पूरे जो सभी टेस्ट है उनका आप रिवीजन अवश्य करें। उस टेस्ट सीरीज में जो जो प्रश्न डाले हुए हैं उनका आप अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करके जाए तो आपके लिए अत्यंत यूजफुल होगी, सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए मित्रों, राज्य जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जवाबदेही होती है, ये आपसे इस सवाल में पूछा गया है। तो राइट आंसर है वो क्या होगा, प्रश्न 5 उत्तर देने का आप प्रयास करें। तो राज्य विधान सभा के प्रति, राज्य जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होती है, वो होती है राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो एक हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानीय क्रम में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि आपकी जो सचिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक तो हो गई आपकी विधायक है, मंत्रीगण है ये लोग, और दूसरे हो गए एम्प्लॉय जो कार्मिक प्रशासनिक अधिकारी है वो। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों कानूनों के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, और आपके जो विधायक है, एमपी एमएलए है, मंत्री है, ये बिल्कुल ही अनपढ़ होते हैं, तो इनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि कौन से नियम क्या है। तो उन सभी की जानकारी सचिव की होती है। मुख्यमंत्री का भी एक सचिव होता है, इसके अलावा जो जो मंत्री होते हैं उनके भी सचिव होते हैं, और प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक एक सचिव होता है। तो इन सचिवों की जो हायरार्की क्या है उनको आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिए, पहले सबसे ऊंची जो रैंक का होता है वो तो आपका सचिव होगा, उसके बाद में उप सचिव, विशिष्ट सचिव और सहायक सचिव। तो सचिव, उसके बाद में आपका स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी के बाद में डेप्यूटी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव, और उसके बाद में आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा। ठीक है, तो देखिए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले सचिव, उसके बाद में स्पेशल सचिव, उसके बाद में आपका उप सचिव और असिस्टेंट सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये इसकी हायरार्की है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर का कौन सा कार्य है वो नहीं है। तो राजस्व का एकत्रीकरण,
जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो कौन करता है? कानून व्यवस्था का रखरखाव करना, आयकर का एकत्रीकरण करना और भू दस्तावेजों का रखरखाव करना। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखता है, भू दस्तावेजों का रखरखाव, राजस्व का एकत्रीकरण और आयकर का एकत्रीकरण। तो देखिए इनकम टैक्स का कैलकुलेशन की भी बात करें तो यहां पर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयकर इनकम टैक्स का एकत्रीकरण है वो एक केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार के द्वारा इनकम टैक्स का कलेक्शन है वो किया जाता है। ठीक है, ये कार्य जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं है। तो राजस्व का एकत्रीकरण भी सही है, कानून व्यवस्था का मेंटेनेंस और भू दस्तावेजों का भी मेंटेनेंस है वो जिलाधीश का काम है, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्शन नहीं है। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता कमेटी वाज ऑन लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण पर, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास पर और सामुदायिक विकास पर है। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अगर बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति वैसे स्टार्टिंग में जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी जो चलाया था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ही चलाया था। और बलवंत राय जो मेहता समिति है वो स्टार्टिंग में तो आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लेकर शुरू की थी, लेकिन उसके बाद में इन्होंने जो सामुदायिक विकास किस प्रकार से किया जाए इसकी इन्होंने रिपोर्ट दी और त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे के बारे में इन्होंने बताया कि पंचायती राज इस प्रकार का सिस्टम आप अगर बना देते हैं ग्राम पंचायत खंड स्तर पर और उसके बाद में जिला स्तर पर, तो सामुदायिक विकास है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इन्होंने प्रस्ताव वो दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति है वो आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर थी, लेकिन आपसे पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता समिति और किस से संबंधित है, यानी कि राजस्थान में जो पंचायती राज का ढांचा है वो किस समिति के आधार पर गठित किया गया है, तो वो है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ है उसमें पंचायतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है वो जोड़ा गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 243 से 243 ओ के मध्य आपकी पंचायतों के संबंध में जानकारी है वो 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दी जाती है। और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन है वो आपका पूरे देश भर में लागू हुआ था। इसीलिए आपका जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, कौन से का उत्तर गलत था? देखिए आप, ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये आपकी सामुदायिक कार्यक्रम पर आधारित थी। ठीक है, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पंचायती राज में के बारे में बात करें तो ये बलवंत राय जो मेहता समिति है ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पंचायत के बारे में तो ये है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में इसके संबंध में बात कही गई है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि जो पंचायती राज के बारे में भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 40 में पंचायती राज स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, अगला है पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आपकी किस प्रकार की व्यवस्था है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। देखिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पंचायती राज। अब स्थानीय स्वशासन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। स्थानीय स्वशासन एक तो कौन सा है? ग्रामीण, और एक है नगरीय। ठीक है,
नगर पालिका, ये जो नगरीय भी तीन, इसके भी तीन पार्ट है, और ग्रामीण है इसके भी तीन पार्ट है। तो अब पंचायती राज के बारे में बात करें तो पंचायती राज है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का भी एक सब टाइप है, कौन सा, ग्रामीण और नगरीय। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है। 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। राज्य की विधानसभा के बारे में प्रश्न है वो पूछा गया है। इसका समय काल 5 वर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या होगा सही उत्तर? तो देखिए, राज्य विधानसभा का जो सामान्यतः जो कार्यकाल है वो आपका कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ये बिल्कुल सही है। इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री करता है, यहां पर डाउट है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ये भी ठीक है। और राज्यपाल को इसका विघटन का भी अधिकार है। 1, 3 और 4, यानी कि राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। देखिए, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा की अध्यक्षता है वो स्पीकर करता है। विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए मुख्यमंत्री विधानसभा की अध्यक्षता है वो नहीं करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विधानसभा का सामान्य कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले ही राज्यपाल उसे विघटित कर सकता है। लेकिन उसकी भी कंडीशन है, राज्यपाल अपनी मर्जी से विधानसभा को विघटित है वो नहीं कर सकता है। और विधानसभा का जो निर्वाचन होता है वो आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर। ठीक है, तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर है। तो ये 11 प्रश्न थे आपके ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछे गए थे, और बाकी भी 2020 की विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर में, पटवार में, कॉलेज लेक्चरर में, आरएस में, उनमें जो पूछे गए थे, ठीक है, उन प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। और ऑल ओवर आपका जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन है वो काफी अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस भी की, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपने रिवीजन भी इसका है वो किया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी वीडियो एग्जाम के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। अपने और मित्रों के साथ में भी इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल। इसके अलावा राजस्थान की जो इतिहास कला संस्कृति है, राजस्थान का भूगोल है, उनका मैराथन वीडियोज हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। तो उन मैराथन वीडियोज को आप जरूर देखिए। आपकी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल के एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, अगर वीडियोज को आप अच्छी तरीके से देखकर है वो चले जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल। एक बार पुनः अब मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को शुक्रिया। गुड नाइट टू ऑल। सर कल कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है? कल सब्जेक्ट आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा सब्जेक्ट रखे कल। राजस्थान की ज्योग्राफी, या फिर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, या फिर बेसिक कंप्यूटर, जो भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग हम कल की क्लास है वो तय कर लेंगे। रमेश जी, सुनील कुमार जी, आप कमेंट करके बताएं जरा। चलो, मैं आपको मॉर्निंग तक जो भी कल की क्लास होगी उसके बारे में आपको अपडेट है वो दे दूंगा। ठीक है,
इंडिया हिस्ट्री। इंडिया हिस्ट्री के लिए आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के एग्जाम में एक दो प्रश्न है वो इंडियन हिस्ट्री के आएंगे और इतनी चीजें आप पढ़ने से मतलब नहीं है। तो इंडियन हिस्ट्री से कुछ एक चीजें आप देख लीजिए, जो भारत के स्थापत्य कला है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो इमारतें हैं और ऐतिहासिक जो स्थल है उनके बारे में आप देख लीजिए। बाकी ज्यादा डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है सर, आपका वीडियो इनफ है क्या मैराथन प्रीवियस पेपर वीडियो के लिए? बिल्कुल, मैं 100% तो नहीं कह सकता कि पर्याप्त है, लेकिन आपको 90% तक मैटर मिल जाएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। हमने जो प्रश्नों का भी डिस्कस किया है उसके आसपास में और भी जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको बताए गए हैं। और जो मैराथन वीडियोस डाले हुए हैं, राजस्थान पॉलिटी का हो, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का हो, इंडियन ज्योग्राफी सॉरी राजस्थान की ज्योग्राफी का हो, तो वो आप जरूर देख कर जाइए। जितने भी उसके बाद में पेपर हुए हैं उनमें 90% जो मैटर है वो उन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिला है। तो बार बार ये चीज कहने की मुझे भी आवश्यकता नहीं है, आप सभी भली भांति से जानते हैं। तो मैराथन वीडियोस आप जरूर देखकर जाएं, निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में ये सहायक सिद्ध होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।